Hello, dear students. This is Anirudh Singh Rathore, and I am going to teach you relief displacement. रिलीफ डिस्प्लेसमेंट पार्ट है फोटोग्रामेट्री का, और फोटोग्रामेट्री आता है आपके चैप्टर्स, आपके सब्जेक्ट सर्वेइंग के अंदर। तो सर्वेइंग के अंदर फोटोग्रामेट्री एक चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आता है। तो इस डेमो लेक्चर में हम रिलीफ डिस्प्लेसमेंट पढ़ने वाले हैं। तो ये फोटोग्रामेट्री जो चैप्टर है ये सर्वेइंग के काफ़ी एंड में आता है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट फोटोग्रामेट्री के काफ़ी एंड में आता है। तो डेमो लेक्चर के अंदर अगर मैं सीधे सीधे आपको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन में देता हूं सर्वेइंग का, फिर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आपको फोटोग्रामेट्री का, और तब हम आएंगे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो सबसे पहली बात कि सर्वेइंग के अंदर हम करते क्या हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्वेइंग। तो देखो, सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग जो होता है, सर्वेइंग का पर्पस है, अगर आसान शब्दों में बताऊं, मैप क्रिएट करना, मैप बनाना। मैप कैसे, आपने कई तरह के मैप देखे होंगे। किसी मैप में आपने नदियों को देखा होगा, किसी मैप में आपने बहुत सारे फिजिकल फीचर्स देखे होंगे, कोई आपने स्टेट का मैप देखा होगा, कोई कंट्री का मैप देखा होगा, कोई अपने शहर का मैप, जिला तहसील का मैप देखा होगा। तो इस तरह से बहुत सारे मैप्स वगैरह क्रिएट किए जाते हैं। गूगल मैप्स पे भी आपने देखा होगा। तो ये जो मैप क्रिएट किए जा रहे हैं ये सर्वेइंग की हेल्प से ही किए जा रहे हैं। मैप में हम करते क्या हैं, हमारे पास अर्थ है, अर्थ का कुछ हिस्सा जो कि हमें जिस हिस्से का मैप क्रिएट करना है, तो हम क्या करते हैं, वहां पर जो भी फिजिकल फीचर्स हैं या मैनमेड फीचर्स हैं, उन फीचर्स को हमें लेके उतारना है पेपर के ऊपर। तो एक्चुअल में इन सारी चीजों का, जैसे अर्थ पे फिजिकल फीचर्स क्या हो गए, पेड़ हो गए, झरने हो गए, पहाड़ हो गए, रेगिस्तान है या फिर जंगल है, बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं, बहुत सारे मैनमेड फीचर्स भी हैं, सड़कें जा रही हैं, कैनाल्स हैं, ब्रिजेस हैं, एनीथिंग, ठीक है, रेलवे लाइंस है। तो अगर इन सारे फीचर्स को आपको अपने मैप के ऊपर उतारना है, इन सब की रिलेटिव पोजीशंस क्या हैं, कौन सी चीज़ किससे कितनी दूर है, वो सारी चीज़ों को एक सूटेबल स्केल पे स्केल डाउन करके आपको मैप पे उतारना है। तो उसके लिए हमें सर्वेइंग करना होता है। तो सर्विंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि आपने चेन और टेप से सर्विंग करते हुए देखा होगा। सड़क किनारे आपने देखा होगा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है थियोडोलाइट, उससे सब लोग देखते रहते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस चीज़ से कितनी दूरी पर है। तो इस तरह से सर्विंग करते हुए आपने देखा होगा। बहुत सारे मेथड्स है सर्विंग करने के, हम डिस्टेंसेस पता करते हैं। जैसे एक पेड़ है, एक बिजली घर है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, उसको सूटेबल स्केल पे कन्वर्ट करके हमने मैप पे बना दिया, ठीक है। पर इस तरह के सर्विंग मेथड जो होते हैं, जो हम ज़मीन पे जाके करते हैं, वो छोटे मोटे मैप क्रिएट करने के लिए तो काफ़ी हैं। लेकिन अगर हमें बहुत बड़े एरिया के फिजिकल फीचर्स को हमें मैप के ऊपर उतारना है, बहुत बड़े एरिया को, तो क्या करना होगा, इस तरह से चेन और टेप लेके हम ज़मीन पे जा जाके इस तरह से सर्विंग करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। तो हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी आई फोटोग्रामेट्री की। फोटोग्रामेट्री में हम क्या करते हैं, देखिए फोटोग्रामेट्री पे चलते हैं। हम एक एरोप्लेन लेते हैं, ठीक है, और ये प्लेन जो है ये कैमरा माउंटेड है, इसके नीचे एक कैमरा लगा हुआ है। इस प्लेन को हम फ्लाई करते जाएंगे एरिया के ऊपर। जिस तरह से यहां पर ये प्लेन इस एरिया के ऊपर उड़ता जा रहा है, और फ्लाई करते हुए इसके नीचे जो कैमरा है, वो कैमरा लगातार फोटोज क्लिक करता जा रहा है, ठीक है। तो जब ये कैमरा फोटोज क्लिक करता जा रहा है, हमारे पास लगातार सीक्वेंस ऑफ फोटोज मिल जाएंगे, बहुत सारे फोटोज मिल जाएंगे। और इन सारे फोटोग्राफ्स के अंदर इस पूरे एरिया का जो डिटेल्स हैं, जितनी भी सारी डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी हमें फोटोग्राफ्स के ऊपर मिल जाएंगी। अब इन फोटोग्राफ्स के ऊपर हम कैलकुलेशंस करके हम देख सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पर है, और सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को हम सूटेबल स्केल पे स्केल डाउन करके हम मैप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इसमें आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा कम टाइम लगेगा, और बहुत कम खर्चे में, अगर बड़े एरिया का सर्विंग करना है तो इससे कम खर्चे में हम काफ़ी बड़े एरिया को कम टाइम के अंदर, कम पैसों के अंदर सर्विंग कर पाएंगे। बस ऑफिस के अंदर थोड़ा सा कम बढ़ जाएगा, लेकिन वो दैट इज ओके। और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी और प्रिसीजन आ जाएगा हमारे सर्विंग के अंदर, ठीक है। तो ये जो तरीका आपने समझा सर्विंग का, ये हो गया फोटोग्रामेट्री। इसको थोड़ा सा लाइन डायग्राम की हेल्प से और थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। ये एरोप्लेन जा रहा है, वो लगातार उड़ता जाएगा ऊपर, और अलग अलग लोकेशंस पे, फिक्स्ड पॉइंट्स पर, फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर कैमरा फोटोग्राफ्स क्लिक करता जाएगा। और जैसे ही कैमरा फोटोग्राफ क्लिक करेगा, तो एक सर्टेन एरिया के जितने भी फीचर्स हैं वो हमारे पास फोटोग्राफ्स के अंदर कैद हो जाएंगे। और इन फोटोग्राफ्स को जब हम एक साथ रखेंगे, तो हमें काफ़ी बड़े एरिया का
एक मैप मिल जाएगा, काफ़ी बड़े एरिया के सारे फीचर्स मिल जाएंगे जिनकी हेल्प से हम मैप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये टेक्निक है फोटोग्रामेट्री टेक्निक। अब आते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, चलिए देखते हैं व्हाट इज रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। So relief displacement, it is the displacement of the objects due to their heights on a vertical aerial photograph from their true horizontal positions. अब देखो ऐसे पढ़ने में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इन सारी टर्म्स का मीनिंग जरा अच्छे से समझते हैं और फिर इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ट्रू हॉरिजॉन्टल पोजीशंस। ये ट्रू हॉरिजॉन्टल पोजीशंस क्या हैं? सपोज एक ये ग्राउंड है, ठीक है, एक इस तरह का ग्राउंड है आपके पास, यहां पर एक पेड़ था, ठीक है, यहां पर एक टावर था, ट्रांसमिशन लाइन थी, ठीक है। अब ये था हमारा डेटम, मान लो ये डेटम है मीन सी लेवल। अब आपने अगर यहां से फोटोग्राफ क्लिक किया ना, इस पॉइंट से, मान लो जब प्लेन फ्लाई कर रहा था, तो प्लेन फ्लाई करते टाइम जिस इंस्टेंट पर प्लेन यहां पर था, उसने इन दोनों का फोटोग्राफ क्लिक किया, तो फोटोग्राफ की जो रेज आएंगी वो कुछ इस तरह से आएंगी, यहां पर इस तरह से। तो अगर आप इनको मीन सी लेवल पे ले जाके देखोगे ना, तो इसकी पोजीशन पेड़ की यहां पर आएगी और इसकी पोजीशन यहां पर आएगी। ये वाली पोजीशंस हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इन सारी पोजीशंस को ना हम इनके मीन सी लेवल पर ले जाते हैं। जो डेटम है ना, डेटम के ऊपर ये वाली पोजीशंस हमको चाहिए होती हैं। ट्रू हॉरिजॉन्टल पोजीशन इस पेड़ की क्या क्या होगी, वर्टिकली इस पेड़ को हमने यहां पर मीन सी लेवल पर ले गए, ये इसकी ट्रू हॉरिजॉन्टल पोजीशन है और ये इस ट्रांसमिशन लाइन की ट्रू हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, ठीक है। तो ट्रू हॉरिजॉन्टल पोजीशन मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, इतना पार्ट क्लियर हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, सो अब वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ का क्या मतलब है कि हमारा प्लेन जो फ्लाई कर रहा है, नीचे कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरा एकदम वर्टिकली माउंटेड है, एकदम इस तरह से, ऐसे टेढ़ा या मेढ़ा नहीं है, ठीक है। ऐसे टेढ़ा फोटो लेंगे वो वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ नहीं होगा, एकदम उसकी जो कैमरा की एक्सिस होगी वो वर्टिकल होगी, ठीक है। तो वहां से आएगा आपका वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ। अब समझते हैं, ड्यू टू देयर हाइट्स, हाइट की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का। अब इसको समझते हैं कि हाइट की वजह से डिस्प्लेसमेंट कैसे हो जाएगा। अब आप ये समझो कि हमारा जो ग्राउंड लेवल है वो भी यही है और मान लो हमारा डेटम भी यही है। अब कोई चीज, किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, यहां पर कैमरा था, कैमरा ने जब फोटोग्राफ लिया तो मान लो कैमरे की रेज इस तरह से आई, ये वाला ऑब्जेक्ट इस जगह पर ही आएगा, इसकी पिक्चर यहां पर ही आएगी और इसकी पिक्चर यहां पर ही आएगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट तो कुछ हाइट पर होता, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहीं पर ये ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पर होता, तब क्या होता कि ये फोटोग्राफ है, मान लीजिए इस फोटोग्राफ में इसके जो बॉटम पॉइंट है ना, इसकी पोजीशन यहां पर आएगी, ये हो गई इसकी ट्रू हॉरिजॉन्टल पोजीशन। लेकिन क्योंकि ये हाइटेड है, हाइट की वजह से क्या होगा, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट की पोजीशन यहां पर आ जाएगी। तो टॉप मोस्ट पोजीशन में शिफ्ट हो गया ना, किस वजह से हुआ शिफ्ट, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट है, इस सर्टेन हाइट की वजह से इसकी पोजीशन में जो शिफ्ट आया है, इसको क्या कहते हैं हम, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये कहां कहां पर देखने को मिलेगा, जब ग्राउंड आड़ा टेढ़ा है तब भी आपको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में यहां पर इसकी ट्रू हॉरिजॉन्टल पोजीशन नहीं मिल पाएगी। अगर ग्राउंड के ऊपर कुछ हाइटेड ऑब्जेक्ट्स हैं तो बॉटम वाला पॉइंट ट्रू हॉरिजॉन्टल पोजीशन होना चाहिए था, लेकिन इसका जो टॉप है, टॉप की जो पोजीशन आएगी वो कुछ यहां पर आएगी, जो ट्रू हॉरिजॉन्टल पोजीशन से थोड़ी सी शिफ्टेड होगी, राइट। सो दैट शिफ्ट इज कॉल्ड एज रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर हो गया है। तो यहां पर एक और लाइन डायग्राम की हेल्प से हम देख सकते हैं कि ये प्लेन आया और जब प्लेन इस पोजीशन पे था, यहां पर इसने फोटोग्राफ क्लिक किया, इस टॉवर की ट्रू हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या होनी चाहिए, मान लो ये डेटम है, तो आप समझ गए हो, वेरी गुड। इसकी जो ट्रू हॉरिजॉन्टल पोजीशन थी वो ये थी, दिस वाज द ट्रू हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इसकी ट्रू हॉरिजॉन्टल पोजीशन ये है, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में आपको पता है कि ये सारे के सारे ग्राउंड के फीचर्स क्या होंगे,
स्मॉल डाउन हो जाएंगे, है ना, कुछ सर्टेन स्केल पे स्मॉल डाउन होके आ जाएंगे। तो अगर इतना बड़ा ग्राउंड था और हमने फोटोग्राफ लिया, फोटोग्राफ लेके ये सारे के सारे कुछ इस लेवल पे आ गए, है ना, तो पूरे फीचर्स आपको छोटे होके मिल जाएंगे यहां पर आके, ठीक है। तो अभी के लिए मान लिया कि ये है हमारा फोटोग्राफ, ठीक है, दिस इज द फोटोग्राफ, राइट, दिस इज द ट्रू हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो फोटोग्राफ के ऊपर ट्रू हॉरिजॉन्टल पोजीशन आनी चाहिए थी यहां पर, लेकिन क्योंकि ये हाइटेड है, इसकी हाइट की वजह से इसका जो टॉप है वो शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होके ये यहां पर आ गया। दिस शिफ्ट इज कॉल्ड एज रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा, इतना रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हमको मिल जाएगा, ठीक है, दिस विल बी द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। चलो, अब रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आपको मेरे ख्याल से सबको अच्छे से समझ में आ गया है। क्या होता है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट? हाइट की वजह से, ऑब्जेक्ट की हाइट की वजह से जो फोटोग्राफ के अंदर आपको शिफ्ट मिलेगा ऑब्जेक्ट्स का, दैट शिफ्ट इज कॉल्ड एज रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही सिंपल सी चीज है, वेरी सिंपल। दिस शिफ्ट इन द ट्रू हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज कॉल्ड एज रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। आगे चलते हैं, अब हम रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? सबसे पहली प्रॉपर्टी, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इन रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन सबको पता होगा, सर्कल है, सेंटर पॉइंट की तरफ आने वाली डायरेक्शन या सेंटर पॉइंट से दूर जाने वाली जो डायरेक्शन है, दिस इज रेडियल डायरेक्शन। तो हमारे पास फोटोग्राफ है, तो फोटोग्राफ का सेंटर पॉइंट ये रहा, इसे हम प्रिंसिपल पॉइंट भी कहते हैं। तो प्रिंसिपल पॉइंट से अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसका जो शिफ्ट होगा या तो इससे दूर जाता हुआ होगा या इसकी तरफ आता हुआ होगा। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होगा। अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट था तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट या तो इसका इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, आइदर टुवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर, इस तरह से, ठीक है। दिस इज रेडियल डायरेक्शन, तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होता है। ये पहला पॉइंट। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो फॉर प्रिंसिपल पॉइंट एंड इंक्रीजेस टुवर्ड्स द एजेस। तो प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है? मैंने बताया था कि फोटोग्राफ का जो सेंटर होता है ना, सेंटर पॉइंट इज प्रिंसिपल पॉइंट। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल पॉइंट पे जीरो होगा। इस फोटोग्राफ की हेल्प से भी समझेंगे, थोड़ा सा ऐसे भी समझ लेते हैं। मान लो ये बिल्डिंग थी, ये काफी टॉल बिल्डिंग थी, और जब हमने फोटोग्राफ क्लिक किया, जब प्लेन ऐसे उड़ता हुआ आ रहा था, तो कैमरा की जो एक्सिस है एकदम इसके ऊपर ही लाई कर रही है, एकदम बीचों बीच। तो जब कैमरे ने फोटो क्लिक किया, उस वक्त क्या होगा कि ये बिल्डिंग प्रिंसिपल पॉइंट पर ही आ गई। तो प्रिंसिपल पॉइंट पर जब ये बिल्डिंग आ गई तो इसकी बॉटम मोस्ट पोजीशन भी वही है, टॉप मोस्ट पोजीशन भी वही है, तो कैमरे की रेज एकदम सीधी सीधी आएंगी। तो यहां पर टॉप का बॉटम के रिस्पेक्ट में कितना शिफ्ट हुआ? शिफ्ट इज जीरो। जब शिफ्ट इज जीरो, दैट मींस रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो आप यहां पर बीच वाली बिल्डिंग में देख सकते हो कि टॉप और बॉटम अलग अलग दिखाई नहीं दे रहा है, जहां पर टॉप है वहीं बॉटम है, तो यहां पर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अब रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो फॉर प्रिंसिपल पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट पे तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन ये कब बढ़ता जाएगा? जब हम फोटोग्राफ की एज की तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। आप देखो कि ये वाली बिल्डिंग प्रिंसिपल पॉइंट के ज्यादा करीब है, तो यहां पर जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा कम है। अच्छा, यहां पर आप ये भी देख सकते हो कि ये रेडियल डायरेक्शन में जा रहा है ना। अब हो सकता है इस बिल्डिंग की ऊंचाई और इस बिल्डिंग की ऊंचाई बराबर होगी, पर हो क्या रहा है, क्योंकि ये प्रिंसिपल पॉइंट से और ज्यादा दूर है, ज्यादा दूर होने की वजह से यहां पर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे हम प्रिंसिपल पॉइंट से दूर जाते जाएंगे, एक तो प्रिंसिपल पॉइंट प्रिंसिपल पॉइंट नहीं, एक तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट रेडियल डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, और दूसरी बात, ये जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है ये एज की तरफ ज्यादा हो जाएगा। जैसे हम जितनी ज्यादा दूर जाएंगे प्रिंसिपल पॉइंट से, जितनी ज्यादा दूर जाएंगे उतना ज्यादा आपको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। यू कैन सी फ्रॉम द फोटोग्राफ इटसेल्फ, ठीक है। कॉमन सेंस से भी आपको समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज मोर फॉर टॉलर ऑब्जेक्ट्स। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट छोटा है, ये एक बड़ा है, तो अगर बाकी सारी चीजें सेम रखी जाएं कि प्रिंसिपल पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस बराबर बराबर हो, तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा आएगा? डेफिनेटली जो टॉल ऑब्जेक्ट है उसका रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आएगा। लेट अस सी, ठीक, ये एकदम फोटोग्राफ का प्रिंसिपल पॉइंट है। प्रिंसिपल पॉइंट से ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट, दोनों बिल्डिंग्स बराबर डिस्टेंस पर हैं, तो इसकी दूरी का इफेक्ट हमने कैंसिल आउट कर दिया, दूरी की वजह से कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ अंतर जो आएगा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट वो आएगा इनकी
हाइट की वजह से। ये छोटा है, ये बड़ा है। किसका रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होना चाहिए? टॉल ऑब्जेक्ट का। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट टॉल ऑब्जेक्ट का किस तरह से आएगा? टॉप मोस्ट पॉइंट की जो इमेज आ जाएगी फोटोग्राफ के ऊपर वो यहाँ आ जाएगी, बॉटम मोस्ट पॉइंट की इमेज फोटोग्राफ के ऊपर यहाँ आ जाएगी, और इस छोटे ऑब्जेक्ट के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज आ जाएगी यहाँ पर फोटोग्राफ पे, और बॉटम मोस्ट पॉइंट की इमेज आ जाएगी यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि टॉल ऑब्जेक्ट के लिए रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, स्मॉलर ऑब्जेक्ट के लिए रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आपको कम देखने को मिलेगा। राइट? तो इन सारी चीज़ों पर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट किस तरह से इफेक्ट करता है वो भी हम देखते जा रहे हैं साथ साथ। नाउ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्लाइंग हाइट। तो अगर ये कोई बिल्डिंग थी, बिल्डिंग की हाइट भी चेंज नहीं की, प्रिंसिपल पॉइंट से डिस्टेंस भी चेंज नहीं किया, लेकिन हमने हमारे एरोप्लेन की हाइट बढ़ा दी, तो अगर एरोप्लेन नीचे से जा रहा था तब रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और एरोप्लेन अगर ऊपर से जा रहा था, ज़्यादा ऊंचाई से उड़ता हुआ जा रहा था, तब रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो जब फ्लाइंग हाइट बढ़ जाएगी ना, तब रिलीफ डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस हो जाएगा। यू कैन सी। सबसे पहले देखते हैं कि एरोप्लेन थोड़ा सा डाउनवर्ड, नीचे उड़ता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो बिल्डिंग की हाइट इतनी है, फ्लाइंग हाइट कम है। अगर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आ जाएगा इतना, और अगर हमारी फ्लाइंग हाइट बढ़ जाती है, एरोप्लेन ज़्यादा ऊपर उड़ रहा था, तो यहाँ पर आप देखो कि हमने ना प्रिंसिपल पॉइंट से कोई डिस्टेंस चेंज नहीं किया, प्रिंसिपल पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बराबर है, तो इन दोनों चीज़ों की वजह से इन वेरिएबल्स का इफेक्ट नहीं, इन वेरिएबल्स का इफेक्ट ना आए, उसके लिए हमने ऐसा किया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि यहां पर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। तो देखो बेटा, टॉप टॉप पॉइंट की इमेज कहां पहुंच जाएगी? टॉप पॉइंट की इमेज पहुंचेगी यहां पर, सॉरी, यहाँ पर फोटोग्राफ के ऊपर यहाँ पर पहुंचेगी। टॉप पॉइंट की इमेज यहाँ पर पहुंच गई, बॉटम पॉइंट की इमेज यहाँ पर पहुंच गई। ठीक है, तो यहाँ पर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है जब फ्लाइंग हाइट कम है, और जब फ्लाइंग हाइट ज़्यादा है आपको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कम देखने को मिलेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक, अच्छा, अब रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के लिए एक और चीज़ है कि अगर ऑब्जेक्ट डेटम से या ग्राउंड लेवल से ऊपर था, तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इसको देखने को मिलेगा रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव फॉर दैट केस। और अगर जो ऑब्जेक्ट है, मान लो गड्ढा है ना, हमारा जो ग्राउंड था वो कुछ इस तरह का था, इस तरह का था, यहाँ पर बिल्डिंग थी और यहाँ पर कोई गड्ढा था, तो ये नीचे था, तो इसके लिए जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो इनवर्ड मिलेगा, क्योंकि बॉटम पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो अगला वाला पॉइंट है, यहाँ पर टॉप नहीं कहूँगा या मैं बॉटम कहूँगा, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, डेटम के रिस्पेक्ट में जो ग्राउंड वाला पॉइंट है, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। देखो इस तरह से, ये वाला पॉइंट यहाँ पर था और बॉटम वाला पॉइंट यहाँ पर था, तो ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हो गया अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब प्रिंसिपल पॉइंट की तरफ, और इसके लिए रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा प्रिंसिपल पॉइंट से दूर जाता हुआ। तो प्रिंसिपल पॉइंट से दूर जाता हुआ कैसा दिखाई देगा? ये टॉप पॉइंट की इमेज हो गई, ये बॉटम पॉइंट की इमेज हो गई, ठीक है, और ये बाहर की तरफ जाता हुआ, ठीक है ना। तो टॉप पॉइंट का बाहर की तरफ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसका रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हो गया पॉजिटिव जो ग्राउंड के ऊपर है, और इसका रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हो गया नेगेटिव जो ग्राउंड के नीचे है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो सारी प्रॉपर्टीज हो गई रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की, आराम से समझ में आ गई होंगी आपको, बाद में याद भी कर सकते हो आप, वो तो हम बाद में करा ही देंगे याद धीरे धीरे करके। पर अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि कैलकुलेशन कैसे की जाएगी रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जिन जिन चीज़ों पे डिपेंड करता है, देखो आप फॉर्मूले के अंदर भी उन चीज़ों का इफेक्ट जरूर आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं। मान लिया हमारा एयरक्राफ्ट जो था वो यहाँ पर था, इस तरह से फ्लाई कर रहा था, एयरक्राफ्ट वॉज फ्लाइंग लाइक दिस, और इस पोजीशन की कैमरा से हमने फोटो क्लिक किया। तो अभी फोटोग्राफ का इस तरफ का हिस्सा हमें देखने की जरूरत नहीं है, एक तरफ ये टॉवर था, ट्रांसमिशन लाइन का टॉवर, और इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहली बात, हम थोड़े से पॉइंट मार्क कर लेते हैं। हमारी फ्लाइंग हाइट थी कैपिटल एच, इतनी ऊपर हमारा प्लेन उड़ रहा था। ये जहां पर फोटोग्राफ क्लिक हुआ है, इसकी डिस्टेंस, इसे कहते हैं हम फोकल लेंथ। तो जब हम फोटोग्रामेट्री का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब हम बता देंगे कि ये फोकल लेंथ क्यों होता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम बता देंगे। अभी के लिए आप बस आप ये समझो कि ये वाला जो डिस्टेंस है
कैमरा लेंस से लेके फोटोग्राफ तक का, दिस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा। फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा एक कैमरा के लिए फिक्स है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहां पर ये जो ग्राउंड पर पॉइंट है ये मान लिया हमने कैपिटल के। ये वाला पॉइंट जहां पर ये मिड पॉइंट है इस ट्रांसमिशन लाइन का या जो भी ऑब्जेक्ट था वो जिस पॉइंट पर ग्राउंड लेवल पर खड़ा हुआ है इस पॉइंट को मान लिया ए नॉट। ये वाला पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया ऑब्जेक्ट का, कैपिटल ए नॉट। अच्छा इसको के नॉट रख देते हैं, ठीक है, के नॉट ए नॉट और ए और इसको के रख देते हैं, ये हो जाएगा स्मॉल के। अच्छा जो भी ऑब्जेक्ट्स यहां पर आ रहे हैं ना फोटोग्राफ के ऊपर, तो ए नॉट वाला पॉइंट जब फोटोग्राफ के ऊपर आएगा तो इसको स्मॉल ए नोट कर देंगे, कैपिटल ए वाला पॉइंट जब फोटोग्राफ के ऊपर आएगा इसको स्मॉल ए कर देंगे। प्रिंसिपल पॉइंट से स्मॉल ए नोट की दूरी हम आर कर देते हैं, आर नोट कर देते हैं चलिए, और ए की दूरी हम कर देते हैं स्मॉल आर, ठीक है। ये हो गई इतने डिस्टेंसेस। अब रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, RELIEF, relief displacement. So relief displacement is represented by D। और आप यहां पर देख के बता सकते हो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। सो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर नॉट। इतना वाला जो हिस्सा है ना ये वाला हिस्सा, ये वाला रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज स्मॉल डी, ठीक है। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से हमको दिखाई दे रहा है, दिस इज स्मॉल आर माइनस आर नॉट। नाउ लेट अस स्टार्ट द कैलकुलेशन। देखो सबसे पहली बात हमें एक स्मॉल आर कैलकुलेट करना है और हमें स्मॉल आर नॉट कैलकुलेट करना है। इन दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट करके डी कैलकुलेट किया जा सकता है आराम से। तो पहले हम फोकस करते हैं स्मॉल आर नॉट पे। जब हम आर नॉट पे फोकस कर रहे हैं तो देखो आर नॉट किसका पार्ट है, ये वाले ट्राइंगल का पार्ट है, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। अब इस ट्राइंगल से सिमिलर ट्राइंगल एक और क्या आपको देखने को मिल रहा है, ये वाले ट्राइंगल से सिमिलर ट्राइंगल ये वाला हो गया, दिस बिग ट्राइंगल इज सिमिलर टू दैट स्मॉल ट्राइंगल ना, ठीक है। तो ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। कितने आसान मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है आप देखो। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां से फोटोग्राफ क्लिक किया इसको हम एक्सपोजर स्टेशन कहते हैं। तो एक्सपोजर स्टेशन को हमने ओ मान लिया, तो ओ ट्राइंगल ओ स्मॉल के और ए नॉट, ठीक है, ये छोटा ट्राइंगल जिसमें आर नॉट आ रहा है, ठीक है। एंड दिस बिग ट्राइंगल, बिग ट्राइंगल में क्या है, ट्राइंगल ओ कैपिटल के नॉट ए नॉट। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर रख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्मॉल आर नॉट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ अपॉन कैपिटल एच इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं हम कैपिटल आर, ये कैपिटल आर हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस भी कैपिटल आर हो जाएगा। बोथ दीज डिस्टेंसेस आर सेम ना। बॉटम पॉइंट ग्राउंड पे आप देखो यहां से ये वाला डिस्टेंस भी आर है और ये वाला डिस्टेंस भी आर है, बोथ ऑफ दीज आर आर। तो एफ अपॉन एच कितना हो जाएगा, कैपिटल आर नहीं सॉरी स्मॉल आर नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल आर हो जाएगा। इट विल बी स्मॉल आर नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। यहां से हमारे पास स्मॉल आर नॉट आ गया है एफ आर अपॉन कैपिटल एच। इज इट ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत क्या है इसमें, बहुत ही सिंपल सी मैथमेटिक्स है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आर नॉट तो आ गया, हमें स्मॉल आर भी कैलकुलेट करना है। स्मॉल आर के लिए कौन सा वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ये वाला ट्राइंगल जो बाहर की तरफ वाला ट्राइंगल है, यहाँ पर वाली जो बेस है ये स्मॉल आर है। तो अब आप खुद से भी कर सकते हो मेरे ख्याल से कि करना क्या है। तो ट्राइंगल ओ के ए, ये छोटा वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ के ए, ट्राइंगल ओ के ए, ठीक है। नाउ अब यहां पर साइड्स का रेशियो लेते हैं एफ अपॉन दिस साइड। अच्छा ये वाली हाइट कितनी होगी, ये हो जाएगी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। कैपिटल एच थी पूरी की पूरी फ्लाइंग हाइट और ये ऑब्जेक्ट की हाइट एच, ये माइनस कर दी हमने, तो ये कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बची हमारे पास। तो हमारे पास आ गया एफ अपॉन एच माइनस एच, दिस विल बी इक्वल टू ये वाली साइड्स का रेशियो बेस वाली साइड, तो ये वाली बेस वाली साइड थी स्मॉल आर, ये वाली साइड थी
कैपिटल आर, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। यहां से हमने स्मॉल आर कैलकुलेट कर लिया। ये आ गया हमारे पास एफ आर डिवाइडेड बाय एच माइनस एच, एच माइनस एच, ठीक है, ये माइनस है। तो यहां पर हमारे पास आर नॉट भी आ गया है और आर भी आ गया है। जब आर नॉट और आर दोनों आ चुके हैं तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने में क्या ही रह गया है, वेरी सिंपल ना। तो सिमिलर ट्राइंगल से हमने आर और आर नॉट निकाल लिए और बस माइनस कर देंगे। तो स्मॉल डी यानी रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, आर माइनस आर नॉट, दैट विल बी इक्वल टू एफ आर अपॉन एच माइनस एच माइनस एफ आर अपॉन कैपिटल एच। अब यहाँ पर हम एफ आर कॉमन ले लेते हैं, एफ आर वी आर टेकिंग एज कॉमन, और फिर 1 अपॉन एच माइनस एच माइनस 1 अपॉन एच बचा। इनका अगर एलसीएम लेंगे तो एच माइनस एच इंटू एच आ जाएगा यहाँ पर, और अंदर क्या बचेगा, कैपिटल एच माइनस एच माइनस एच, तो कैपिटल एच माइनस एच माइनस एच। क्लियर, वेरी सिंपल ना। अब ये h और ये h आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां पर माइनस साइन था, यहां पर माइनस साइन था, ये प्लस का h बचेगा। तो दिस विल बी स्मॉल h अपॉन स्मॉल h एफ आर अपॉन h माइनस एच इंटू कैपिटल H। ये आ गया हमारे पास रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखो जरा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट जितना टॉल होगा, ये स्मॉल h क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा होगा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा हो जाएगा। फोकल लेंथ पे भी डिपेंड करता है, कैमरे की फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कैपिटल आर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्रिंसिपल पॉइंट से जितना ज़्यादा होगा, ये कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जितना ज़्यादा कैपिटल आर हो जाएगा, एज की तरफ जो ऑब्जेक्ट होगा जितना ज़्यादा दूर होगा प्रिंसिपल पॉइंट से उतना ज़्यादा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन फ्लाइंग हाइट जो है, एयरक्राफ्ट जितना ऊपर हो जाएगा, फ्लाइंग हाइट जितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी उतना ज़्यादा कम हो जाएगा, तो इसीलिए फ्लाइंग हाइट डिनोमिनेटर में है। तो जो भी चीज़ें न्यूमरेटर में हैं उन पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, और जो जो कि डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर वाली चीज़ों पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन पे इनडायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ते हैं। ये वाली एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो इस वाली टर्म को याद रखो, एच एफ आर अपॉन एच माइनस एच इन टू एच। अब इसको याद रखो और देखो जरा कि यहाँ पर कहीं कुछ टर्म्स मैच कर रही हैं। यहाँ पर एफ आर अपॉन एच माइनस एच मैच कर रही है और यहाँ पर एफ आर अपॉन एच मैच कर रही है। ये वाली इक्वेशन रख देते हैं इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन रख देते हैं इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं ये उस वाली इक्वेशन में आ रही हैं, तो हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखो ये वाली इक्वेशन रख देते हैं 3, ठीक है। सो फ्रॉम, कलर चेंज करते हैं ज़रा, एक मिनट, और अब कर दिया, कलर चेंज करते हैं। अब लेट अस कम टू नेक्स्ट डिफरेंट कलर, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में क्या था, एफ आर अपॉन एच माइनस एच था, ठीक है। एफ आर अपॉन एच माइनस एच, ये स्मॉल आर के बराबर है, स्मॉल आर को रिप्लेस कर देते हैं, एफ आर अपॉन एच माइनस एच, ये आ जाएगा स्मॉल आर। तो हमारे पास रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा एच स्मॉल आर अपॉन कैपिटल एच। ये एक इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो नहीं 1 एंड 2 नहीं है, 1 एंड 3 है, थर्ड वाली इक्वेशन में रखेंगे। तो थर्ड वाली इक्वेशन में क्या था, फर्स्ट वाली इक्वेशन में आर नॉट था, आर नॉट क्या हो जाएगा, एफ आर अपॉन एच। तो एफ आर अपॉन कैपिटल एच अगर रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल टू एफ आर अपॉन एच, यानी एच इंटू आर नॉट डिवाइडेड बाय एच माइनस एच, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड होकर आ चुकी हैं। यहाँ पर हमारे पास रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आ गया है। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट अगर आपको पता है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा आपको, आपने फोटोग्राफ क्लिक किया, बॉटम पॉइंट और टॉप पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस आपको फोटोग्राफ पे दिख रहा है वही रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है। तो फोटोग्राफ के ऊपर आप रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आराम से कैलकुलेट कर सकते हो।
फोटोग्राफ के ऊपर, मतलब आपके पास फोटोग्राफ था, कैमरा माउंटेड था, फोटोग्राफ आपके पास आ गया हाथ में। अब कोई अगर आपसे कहे कि ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये सब तो ठीक है, तुम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस मेजर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सूटेबल स्केल आपने लगा रखी है, आप उस स्केल से कन्वर्ट कर लोगे, सर्विंग जब पढ़ेंगे वो मैं बता दूंगा आपको कैसे करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दो ऑब्जेक्ट्स का बीच में आप उस फोटोग्राफ को देख के बता सकते हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने बता दिया, क्या आप इस बिल्डिंग की हाइट भी फोटोग्राफ से बता सकते हो? तो जब हम सर्वेइंग कर रहे हैं, सर्वेइंग के ऊपर आपके पास एक बिल्डिंग आई, दूसरी बिल्डिंग आई, तीसरी बिल्डिंग आई, कई सारी बिल्डिंग्स हैं, इनके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बता दिया, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो आसान है। पर क्या आप बिल्डिंग्स की हाइट भी बता सकते हो? डेफिनेटली यस, आप हाइट भी बता सकते हो। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन आ रही है स्मॉल एच की, और रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इस पर डिपेंड कर रहा है। आपने जब फोटोग्राफ क्लिक किया हुआ है, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कितना है। जब आपने रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आपने सीधा सीधा फोटोग्राफ से मेजर कर लिया, आपके पास आर होगा, प्रिंसिपल पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, आपके पास कैपिटल एच होगा, फ्लाइंग हाइट कितनी है। तो आर और एच आपको पहले से पता होगा, आपने रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया, वहां से आप बिल्डिंग की हाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट था उसकी हाइट भी आप बता सकते हो आराम से। तो ये दोनों फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा आसान जो भी पड़ेगा, ज़्यादा आसान वैसे डेफिनेटली यही पड़ेगा। इसमें एच की दो टर्म्स आएंगी तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा, ये याद रखो। बढ़िया, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा इसकी हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये था रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिस्कशन। ये वाला जो टॉपिक है बच्चों, एक बार मैं बता दूं आपको, फोटोग्रामेट्री टॉपिक, ये ज़्यादातर लोग छोड़ के जाते हैं। ये इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर डायग्राम और प्रॉपर एनिमेशन के बिना अगर आपको बताया जाए, सीधे सीधे बस ऐसे ही बता दिया जाएगा, तो आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कठिन लगेगा। आप चाहो तो अपने सीनियर्स वगैरह से किसी से भी पूछ सकते हो कि जब वो गेट का एग्ज़ाम या इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सर्वेइंग का फोटोग्रामेट्री पढ़ के जाते हैं। 90% टाइम या 95% टाइम सब लोग कहेंगे कि फोटोग्रामेट्री हम छोड़ जाते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कुछ भी। लेकिन आपने देखा अभी जब मैंने बताया, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट भी फोटोग्रामेट्री के एडवांस उसमें आता है। तो एक बहुत ज़्यादा कठिन टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन आपको लगा नहीं होगा कि ये इतना ज़्यादा कठिन है। तो सब लोग इसको बहुत ज़्यादा कठिन होने की वजह से छोड़ जाते हैं। लेकिन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको इतना ज़्यादा कठिन कुछ भी नहीं लगने वाला है। इट विल बी वेरी इजी, सारे के सारे टॉपिक्स बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, तो बने रहिए, देखते रहिए, और फिर मिलते हैं जब कंप्लीट कोर्स आएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का, सर्विंग का, या और भी सब्जेक्ट मुझे मिलेंगे, देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे बढ़िया से और आसान बनाते हुए। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।